हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद विविध विषय वस्तु, शिल्प तथा कला को केंद्र में रखकर रचना करने वाले अपने पूर्ववर्तियों तथा समकालीनों से सर्वथा भिन्न कथाकार थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के आधार पर विकास तथा परिवर्तन का एक विशाल रास्ता तय किया था। जिस तरह जीवन के अंदर विद्यमान अनेक स्तर और अनुभवों के विभिन्न आयाम होते हैं, ठीक उसी तरह से प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियों में जीवन के विभिन्न स्तरों और आयामों को अपने में समेटी हुई हमें नाना प्रकार के अनुभव को सागर में ले जाती है। यद्यपि विषय और घटना रूपों के अनुसार उनकी कहानियों के शिल्प तथा विषय भी बदलते रहते हैं। इसी आधार उनकी पंच परमेश्वर से लेकर कफन तक की कहानियों की श्रृंखला को किसी एक ही मापदंड में रखकर विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेमचंद ने हिंदी के पूर्ववर्ती ढंग को एक नए सिरे से अस्वीकार करते हुए हिंदी कहानी को एक नितांत मौलिक तरीके से परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया था। उसने पूर्व ही अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में प्रायः मानवेतर विषय की ही प्रधानता होती थी, अतः समाज के उच्च कुलीन वर्गों या सामंती शासकों को जीवन तथा उनका आचरण ही कहानियों का केंद्रीय विषय बना हुआ था। प्रेमचंद ने इन सबसे विपरीत पहले विशिष्टों के स्थान पर आम आदमी को प्रतिष्ठित करते हुए इसी आम आदमी के सुख दुख और जीवनचर्या को अपनी कहानी का केंद्रीय विषय बनाया था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से विषय के अनुरूप उनकी भाषा और शिल्प में भी एक विशिष्ट तरह का यथार्थवादी प्रयोग भी देखने को मिलता है, जो उनके पूर्व की कहानियों में विद्यमान नहीं था। उनकी कहानियों में विषय क्योंकि वैविध्य से भरे हुए हैं, इसलिए भाषा, शिल्प तथा विषय की दृष्टि से उनकी कहानियों को किसी एक परिपाटी में बांधकर नहीं देखा जा सकता है। फिर भी उनकी कहानियों के विषयों तथा कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है। पहला है वर्ण विषय। यद्यपि प्रेमचंद को
गरीब किसान तथा मजदूर समुदायों से जुड़े हुए कथाकार के रूप में पहचाना जाता है, किंतु वह केवल इन्हीं समुदाय मात्र के कथाकार नहीं हैं, क्योंकि तब हमें इस आधार पर बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी आदि जैसी दर्जनों कहानियों को प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों की सूची से बाहर करना पड़ेगा, जो कि किसान तथा मजदूर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कहने का अर्थ केवल यह है कि विषय वस्तु की दृष्टि से कृषक समुदाय का व्यापक जीवन प्रेमचंद के केंद्र बिंदु में रहकर सबसे अधिक जगह अवश्य घेरता था, लेकिन फिर भी एक समर्थ और सजग कथाकार के रूप में उनकी सूक्ष्म दृष्टि अपने आसपास के जीवन के साथ साथ ही उसके समाज पर भी बराबर बनी रही। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि प्रेमचंद ने अपने पात्रों का चुनाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से किया है, किंतु उनकी दृष्टि समाज से उपेक्षित वर्ग की और अधिक रही है। उनके पात्र प्रायः वर्ग प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। घटनाओं के विकास के साथ साथ उनकी रचनाओं में पात्रों के चरित्र का भी विकास होता चलता है। प्रेमचंद एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक और क्रांतिकारी लेखक थे। उन्होंने अपनी कृतियों में स्थान स्थान पर दहेज, बेमेल विवाह आदि का सबल विरोध किया है। स्त्रियों को केंद्र में रखकर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। नारी के प्रति उनके मन में स्वाभाविक श्रद्धा थी। समाज में उपेक्षिता, अपमानिता और पतिता स्त्रियों के प्रति उनका हृदय सहानुभूति से परिपूर्ण रहा है। इसी के आधार पर डॉक्टर विजय मोहन सिंह का यह मानना है कि प्रेमचंद को केवल कृषक, मजदूर और ग्रामीण जीवन का कथाकार कहना, उनके वृत्त को सीमित करके देखना है। वह अपनी कहानियों के माध्यम से पूरी जिंदगी को समझाना चाहते थे, उसके हर रंग, हर रूप और छवि को। इसलिए उनकी कहानियों में जितने किसान हैं, उतने ही मजदूर, जमींदार, जागीरदार, बाबू, भिखारी, विधवा, परित्यक्ता स्त्रियां, मातृहीन बालक, किशोर, बूढ़ी स्त्रियां और बूढ़े पुरुष। इसके सशक्त उदाहरण के लिए दो भाई, बैर का अंत, गृहदाह और अलग्योजा जैसी पारिवारिक समस्या पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसी तरह से मृतक भोज में भी उन्होंने प्रमुखतः हिंदू समाज में कुरीतियों को उजागर किया है। अतः इस प्रकार से वर्ण्य विषय के आधार पर प्रेमचंद ने कृषक, नारी, दलित, वैश्या, विधवा आदि की विषय वस्तु के साथ ही सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश को केंद्र में रखकर महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद को किसी एक ढांचे या सांचे का कथाकार कहना ठीक नहीं है। बावजूद इसके यह कहना गैर मुनासिब ना होगा कि चूंकि
उनके सभी पात्रों की सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि कमोवेश ग्रामीण जीवन परिवेश से ही संबंधित होती है और कथा के सारे अनुभव देहाती जीवन के दायरे में घटते थे। इसीलिए कुछ अपवादों को छोड़कर प्रेमचंद को कृषक जीवन का कथाकार कहना कहीं से गलत प्रतीत नहीं होता है। दूसरा है वर्णन कला और चरित्र चित्रण। यद्यपि रचनाओं के आधार पर प्रेमचंद वर्णन कला में माहिर रचनाकार माने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक कहानी एक नए रूप से प्रारंभ होती है। इसीलिए उनके शिल्प में किसी भी प्रकार का दोहराव परिलक्षित नहीं होता है। गुल्ली डंडा का प्रारंभ जहां निबंध के रूप में होता है, तो वही मुक्ति मार्ग का प्रारंभ व्यंग्य वाक्यों से होता है और इसमें विद्यमान एक प्रकार का ग्रामीण ठेठपन भी अधिकांश कहानियों में एक नया कथा रस पैदा करता है। तो भीतर भीतर ही बहता हुआ किस्सा गोई का स्वरूप भी प्रेमचंद की कहानियों को पठनीय बनाने के साथ ही अपनी कथा परंपरा की भी याद दिलाता है। जैसे किसी गांव में एक कुर्मी किसान रहता है। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। सवा सेर गेहूं नामक कहानी का यह पहला वाक्य हमें दादी नानी द्वारा सुनाए गए किस्सों कहानियों की याद दिला देता है। और प्रेमचंद की वर्णन कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह जिस चीज का भी वर्णन अपनी रचना में करते हैं, पाठक को बड़ी सहजता से वह उस चीज को आत्मा में उतार देते हैं। इसीलिए प्रेमचंद ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने परंपरागत ग्रामीण किस्सों कहानियों में भी कहानी लिखने का विशेष गुण सीखा है। तथा एक खास बात यह भी है कि किस्सा गोई शैली से युक्त होकर भी इनकी कहानियों में कहीं भी अनावश्यक विस्तार की संभावना दिखाई नहीं देती है। तथा इसके साथ ही व्यंग्य की मार्गधार भी उनके यहाँ हर स्थान पर मौजूद रहती है। जैसे मुक्ति मार्ग कहानी का यह पहला ही वाक्य दृष्टव्य है। सिपाही को अपने लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, यहाँ प्रेमचंद ने ना जाने कितनों को हलाल कर दिया है। उपयुक्त उदाहरण के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद लिखने के स्थान पर लच्छेदार शैली में कहानी को सुना रहे हैं। इसके साथ ही प्रेमचंद की कहानियों में बिल्कुल फुर्सत से सुनने का भी एक भाव मिलता है तथा बीच में जीवन के अनुभवों पर उनकी टीका टिप्पणी, व्यंग्य, अनूठी उपमाओं के साथ ही बीच बीच में आने वाले हास्य व्यंग्य के द्वारा प्रेमचंद पाठकों का पूरा मनोरंजन भी करते चलते हैं।
प्रेमचंद अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के रूप में चरित्र चित्रण को रूप से केंद्र में रखते हैं। इसीलिए पाठक का मन भी चरित्र चित्रण की बारीकियों में खो जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में प्रायः सनसनीखेज घटनाओं का अभाव मिलता है। जो घटनाएं आती भी हैं, जैसे मुक्ति मार्ग में झिंगुर के खेत में आग लगने की सनसनीखेज घटना का घटित होना, तो इसके केंद्र में भी और झिंगुर का चरित्र और जीवन ही है। इसीलिए डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि प्रेमचंद के चरित्र चित्रण की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि थोड़ी देर के संपर्क के बाद ही उनके पात्र हमें बहुत दिनों से परिचित जैसे जान पड़ने लगते हैं और कहानी खत्म कर देने के बाद भी बहुत दिनों तक याद रहते हैं। प्रकारांतर में प्रेमचंद की यह शैली निरंतर अधिक ठोस और यथार्थवादी होती चली गई है। इसीलिए कफन, पूस की रात और सदगति जैसी कहानियों में प्रेमचंद का शिल्प गठन अधिक ठोस और विचारोन्मुख होता हुआ दिखता है, जो कि प्रेमचंद के लेखन को अधिक विकसित बनाते हुए उसे विशिष्ट भी बनाता है। ग है भाषा शिल्प और सौंदर्य चेतना। तो भाषा में विद्यमान सरलता प्रेमचंद की रचना शिल्प की महत्वपूर्ण विशेषता, जिसके अंतर्गत भाषा व्यंजक होते हुए भी सरस व सरल प्रतीत होती है। अतः सरलता ही उनकी भाषा की प्रमुख जटिलता है। प्रेमचंद की कहानियों में भाषा की सरलता और उसका कमाल जगह जगह देखने को मिलता है। अतः उनकी भाषा सरल व सहज होते हुए भी काव्यमयी, प्रवाहमयी व पारदर्शी है। बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह, एकदम स्वच्छ व निर्मल। उनकी भाषा में सरलता का यह कमाल अनुभवों की गहराई से आया है। अतः यह सरल भाषा उनके अनुभवों से निर्मित वह भाषा है जो उसके शिल्प को अत्यधिक मनोरंजक व सरस बनाती है। प्रेमचंद की रचनाओं का कथा शिल्प विविधताओं से युक्त है, जिसमें कथा वस्तु की अनेक प्रविधियों जैसे किस्सा गोई, निबंध, एकालाप, संवाद तथा क्रियाकलाप की शैलियां विद्यमान हैं। प्रेमचंद अपनी रचना में विषय वस्तु और उद्देश्य के अनुरूप ही उसकी शैली का चुनाव करते हैं तथा अनेक बार वह कहानियों में स्वयं ही उपस्थित होकर कभी कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं और कभी कहानी के तात्पर्य या उसके मंतव्य को स्पष्ट करते हुए, जैसे कफन कहानी में घीसू और माधव के कामचोर होने का मुख्य कारण स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वह लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, वह कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात ना थी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है।
जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद के महत्व के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।